हेलो दोस्तों, कंटिन्यू कम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी स्कॉलरशिप की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों पता है आपको, हर साल के साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए जाते हैं। और दोस्तों आखिर वो क्यों रिजेक्ट किया जाते हैं, आखिर हम उनसे कैसे बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो गया तो दोस्तों दोबारा वो कभी नहीं सुधरता और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं, स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों आपको अगर चाहते हैं कि आपका फॉर्म सही से वेरीफाई हो जाए और आप स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक आपको ज़रूर देखना होगा। हो सकता है अगर आप ये वीडियो छोड़कर चले गए, आपने नहीं देख पाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो बाद में आप पछताओगे कि शायद मैं वो वीडियो देख लेता तो मेरा ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों रीज़न क्या होता है रिजेक्ट होने का और उससे कैसे सही कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। रिजेक्ट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भागते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा सही हो जाए, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद सही नहीं होता है। लेकिन अगर हम रिजेक्ट होने से पहले ही इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं और हम अपनी पूरी सावधानी के से अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, अपना फॉर्म फाइनल लॉक करते हैं, तो दोस्तों हमारे स्टेटस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपका 100% वेरीफाई हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एंड बने रहें हमारे साथ। दोस्तों चलिए आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको हम लेके चलते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो मेन पॉइंट है, इससे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के स्टेटस हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स के जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और बाद में वो भागे दौड़े फिरते हैं इधर उधर कि हमारा सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं होता। लेकिन अगर वो पहले इस चीज़ को जान लिए होते हैं तो दोस्तों उनका फार्म रिजेक्ट नहीं होता, बस एक छोटी सी गलती उनका फार्म रिजेक्ट कर देती है। तो दोस्तों वो सबसे बड़ी वो गलती क्या है, वो ये है कि जैसे आपके दो भाई बहन हैं और या दो भाई बहनें या फिर दो बहनें या फिर दो भाई हैं, आप किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर एक ही कॉलेज में एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, और दोस्तों आप अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपने फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट लगाते हो वो एक ही इनकम सर्टिफिकेट दोनों स्टूडेंट्स के इस जो स्कॉलरशिप के फार्म होते हैं, दोनों भाई बहनों के जो फार्म होते हैं उसमें लगा देते हो, जिसके चलते डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के रीज़न से आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो लेकिन दोस्तों अब बात ये आती है कि एक ही सर्टिफिकेट लगाना होता है कि फादर तो एक ही हैं तो सर्टिफिकेट एक ही लगेगा, दो तो सर्टिफिकेट नहीं आ सकते। तो दोस्तों इसका एक तरीका है, यहाँ पर अगर आपके दो भाई बहन या दो बहनें पढ़ रही हैं तो आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है एक होता है, लेकिन आपको जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको इस कॉलेज में अपने दूसरे बहन या भाई का जो स्कॉलरशिप के फार्म है उन सारे फार्म को लेकर, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स संकलन करके और एक एप्लीकेशन का उसके साथ संकलन करके अपने कॉलेज में आपको जमा करना होता है और उन्हें ये एप्लीकेशन के माध्यम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर ये बताना होता है कि सर जो मेरा ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है इसमें जो मेरा इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगा है वही इनकम सर्टिफिकेट मेरे दूसरे भाई या बहन के फॉर्म में भी लगा है और हम दो भाई बहन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने एक इनकम सर्टिफिकेट से, मेरे फादर का एक इनकम सर्टिफिकेट से हम अपने दो भाई बहन का फॉर्म स्कॉलरशिप का अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बताने होती है एप्लीकेशन के माध्यम से। दोस्तों आपको इस चीज़ की पूरी संपूर्ण तरीके से फुल जानकारी आपको अपने कॉलेज में जब आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म चेक कराने जाएँ तो अब आप इसकी जानकारी पूरी अच्छे से स्कूल में जाके ले सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझा देंगे और आपका एप्लीकेशन भी सही से लिखने का तरीका बता देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे पूरी वीडियो में तो ये चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से आपको फॉर्म जमा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो जाके ज्वाइन कर लें एंड वहाँ पर आपको किस तरीके से एप्लीकेशन देना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर यही काम आपके दूसरे बहन या भाई को भी करना होगा। जो काम आपने किया है अपने एप्लीकेशन के साथ, आप एक एप्लीकेशन के साथ अपने दूसरे भाई बहन के सारे डॉक्यूमेंट संकलन करके आपको ये बताना होता है कि एक इनकम सर्टिफिकेट हमने दो भाई बहन के जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसमें लगाया है। तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के चलते दोनों के फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। लेकिन ये बात उन्हें बाद में पता चलती है कि अगर एक इनकम सर्टिफिकेट दो भाई बहन के इस स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगा रहे हो तो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन देना होता है। ये बात आपको बाद में पता चलती है, लेकिन ये छोटा सा प्रोसेस, बस एक एप्लीकेशन न देने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर वो कभी नहीं सुधरता, आप स्कॉलरशिप पाने के लिए अपात्र हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी दूसरी गलती की तरफ, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स का दूसरी गलती की तरफ वजह से यहाँ पे उनका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है।
आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की है? दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एसएससी बोर्ड से पढ़ाई किए होते हैं, बाद में भी यूपी बोर्ड में स्कॉलरशिप के लिए फार्म अप्लाई करते हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं और यूपी बोर्ड में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका जो 10th और 12th का रिजल्ट है वो यूपी बोर्ड से मैच नहीं होता है, क्योंकि जो यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई किया जाता है वो यूपी बोर्ड से ही उसका जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड से ही मैच किया जाता है, लेकिन वहाँ पर उनका रिजल्ट यूपी बोर्ड से मैच ना होने के कारण मिस मैचिंग रिजल्ट के नाम पर उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर सस्पेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है कि जब हमारा ब्लॉक या रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हम हमें एक एप्लीकेशन देके उन्हें बताते हैं कि सर मेरा यूपी बोर्ड से नहीं सीबीएसई बोर्ड से है या फिर बिहार बोर्ड से अदर किसी बोर्ड से है जिसकी वजह से मेरा मैच नहीं खा रहा है, आप उस बोर्ड से मैच करके देखें तो होगा। तो दोस्तों उसमें काफ़ी सारा प्रोसेस लगता है, लेकिन वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है, कभी कभी तो ये जो एप्लीकेशन होते हैं उनके पास नहीं पहुँच पाते जब तक स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाती है और स्कॉलरशिप आके बंद भी हो जाती है, लेकिन उनके सुधर नहीं पाते जिससे वो स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों ये भी कारण एक बहुत बड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आप किसी और बोर्ड से पढ़ाई किए हैं 10th और 12th से, तो दोस्तों आपको उससे पहले ही अपनी जो एप्लीकेशन आपको अपने स्कॉलरशिप के जो फार्म है उसको पहले ही अपने जो स्कॉलरशिप के फार्म के साथ आपको पहले ही एक एप्लीकेशन दे के ये चीज़ उनको बता देनी चाहिए कि हमारा 10th और 12th का रिज़ल्ट है वो यूपी बोर्ड से नहीं है, सीबीएसई बोर्ड या अदर किसी बोर्ड से है, वो आपको बता देना होगा, जिससे कि वो आपका जब भी जो मैचिंग करें, जब आपके रिज़ल्ट की मैचिंग करें वहाँ पर ऑनलाइन, तो वो देख सकें कि ये रिज़ल्ट जो है वो किसी अदर बोर्ड से है, वो उसी बोर्ड से आपकी मैचिंग करेंगे और आपका मैच हो जाएगा। तब आपका वहाँ पर रिजेक्ट या सस्पेक्ट ऐसी स्थिति नहीं आएगी और आपका 100% वेरीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो आपके फॉर्म में 100% ये चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ अगर आपने यूपी बोर्ड से 10th और 12th नहीं किया है और आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है और उसमें एप्लीकेशन नहीं दिया तो 100% आपका रिजेक्ट या सस्पेक्ट या फिर ब्लॉकेट कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपका रिज़ल्ट मैच नहीं होगा, क्योंकि वो रिज़ल्ट मैच यूपी बोर्ड से ही करते हैं। लेकिन इस चीज़ का कुछ स्टूडेंट्स बाद में एप्लीकेशन दे के सुधरवा लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने सुना है कि 1 महीने से पहले ही स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में स्कॉलरशिप का जो सस्पेक्ट या रिजेक्ट किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम सुधरवा लेना बहुत ही मुश्किल ही नामुमकिन होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम इतना होगा नहीं तो आप सुधरवा क्या पाओगे। तो दोस्तों इससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे फार्म में कोई गलती ही ना हो, कोई मिस्टेक ही ना हो कि हमें एप्लीकेशन देने की ज़रूरत पड़े और हमारा एक ही बार में सही हो के हमारी स्कॉलरशिप 100% आ जाए। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है स्कॉलरशिप पाने में, सबसे ज़्यादा बाधाएं जो डालती है वो होता है बैंक अकाउंट। दोस्तों आपका बैंक अकाउंट 100% इस बार ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। 100% उसमें NPCI DBT और उसमें आधार कार्ड आपका 100% सही से लिंकेड होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि इस बार 1 महीने से पहले स्कॉलरशिप सबकी आना तय है, तो दोस्तों ऐसे में आप किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन देकर उसे सही नहीं करा सकते, क्योंकि इस बार कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप सही कराने की कोशिश करोगे तब तक स्कॉलरशिप पाने का टाइम भी निकल चुका होगा, ऐसे में आप स्कॉलरशिप पाने से वंचित रह जाओगे। तो दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट भी सबसे पहले ठीक करवा के सही करवा के बिल्कुल कंप्लीटली आपको रेडी रखना होगा, वरना आपकी स्कॉलरशिप बैंक में आने से भी अटक सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें स्टूडेंट्स देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि बैंक में किस प्रकार की क्या प्रॉब्लम्स है, हमारा आधार कार्ड लिंकेड है या फिर NPCI DBT चालू है या फिर नहीं है, सारी चीज़ों को नहीं देख पाती। इसकी वजह से उनकी बैंक में स्कॉलरशिप क्रेडिट नहीं हो पाती, जिसके कारण वो स्कॉलरशिप पाने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस बार ये गलती नहीं करना है, आपके बैंक अकाउंट में आपको अपना आधार कार्ड लिंकिंग और DBT NPCI चालू रखना होगी, जिससे कि आपका जो भी पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो या फिर आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाए वो आसानी से क्रेडिट हो जाए। और आपको सबसे एक चीज़ और ध्यान रखना है अपने बैंक अकाउंट में, आपको अपनी लिमिट का भी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लिमिट की वजह से उनका पैसा क्रेडिट नहीं हो पाता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि 50,000 से ऊपर उनकी स्कॉलरशिप आती है, उनकी बैंक की जो लिमिट होती है ओनली 50,000 से कम होती है। तो दोस्तों ऐसे में उनकी स्कॉलरशिप अटक जाती है, क्योंकि लिमिट उनकी बैंक की इतनी होती नहीं है क्रेडिट करने की, लेकिन उनका पैसा ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से उनका ट्रांजेक्शन फाइल्ड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप आने वाली है तो आपको अपनी लिमिट पहले से ही बढ़वा के रखनी है और आपका अपना खाता बिल्कुल रेडी करा के रखना है कि जैसे ही आपके खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाए आसानी से आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। तो दोस्तों ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी गलतियाँ स्कॉलरशिप के स्टेटस में स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने में होती हैं वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अभी भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर रह गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए, कुछ ऐसी गलतियाँ रह गई जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो गई, तो वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब
कर लेना होगा। तो दोस्तों अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है आपकी स्कॉलरशिप में, तो आप हमें मेरे इंस्टाग्राम एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड बने रहे हमारे साथ दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।